बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को मैं बताता हूं, फिर आता हूं मैं सर आपके पास। जहां बड़ी खबर आपको बताऊं, बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी की भी पिटाई की गई है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी को जूतों की माला पहनाई गई है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित किया गया है। कोमिल्ला में मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को किस तरीके से पीटा गया है, उसकी ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अब आप समझिए कि ये जो व्यक्ति इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, जिनके गले में जूते की माला पहनाई गई है, ये बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर हैं। इन्होंने संघर्ष किया, इन्होंने जो है पूरा जंग लड़ा, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों को भी एक तरीके से ताक पर रख दिया। लेकिन आज के बांग्लादेश में इनकी क्या स्थिति है? जूतों की माला जो है वो उनको पहनाई जा रही है, इनको घर से बाहर निकालकर पीटा जा रहा है। और ये सब किस कदर कहां आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? ठीक उसी राह पर जैसा पाकिस्तान में होता है, जहां पाकिस्तान में भी जो कट्टरपंथी हैं वो कुछ इसी तरीके का बर्ताव करते हैं। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला किस कदर बढ़ा है, ये आप देखिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां यूनिट सरकार में बांग्लादेश का हाल जो है वो बुरा है। त्रिपुरा के 200 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है बांग्लादेश, कर्ज में अब बांग्लादेश डूबता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान वाला वही हाल, बकाया नहीं देने पर बांग्लादेश में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि बिजली के लिए बांग्लादेश जो है वो भारत पर निर्भर है। और ऐसे में बांग्लादेश के सामने बड़ा संकट जो है वो इस वक्त मंडरा रहा है। लेकिन वहां की सरकार इन तमाम संकटों के समाधान के रास्ते तलाशने के इतर शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग कर रही है, हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के इतर और तमाम काम जो है वो करती हुई नजर आ रही है। देवनाथ सर, अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो परिस्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में हैं, जहां बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करता है, अपने देश में स्वतंत्रता सेनानियों की वो रक्षा नहीं कर पाता, अल्पसंख्यक हिंदुओं को तो किस तरीके से बांग्लादेश में उनके साथ बर्ताव किया गया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन अब वहाँ के वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान से लड़के बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई, उनका क्या हश्र है, ये अभी हमने जब दर्शकों को दिखाया तो याद जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आती है। और जिस तरीके से जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स है उनका बांग्लादेश में बोलबाला बढ़ा है, तो ये बांग्लादेश क्या दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है? जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में दो तरह के बांग्लादेशी होते हैं। एक तो वो बांग्लादेशी जो कि सदियों से वहां रहते आए हैं, उनके दादा परदादा नाना नानी बांग्लादेश में बंगाली बोलते थे और बंगाली कल्चर में थे, मुसलमान थे, ठीक है। और बांग्लादेश में दूसरी तरह के जो बांग्लादेशी होते हैं वो ऐसे हैं जो कि 1947-48 में देश विभाजन होने पर भारत से, खास तौर से बिहार से बांग्लादेश गए थे। इस तरह से बिहार से जो लाखों की संख्या में बांग्लादेश गए थे, करोड़ों की संख्या अब उनकी हो गई है। इनको वहां पर बिहारी मुस्लिम कहा जाता है। ये बांग्लादेशी हैं, लेकिन इनके दादा परदादा नाना नानी बंगाली नहीं थे। इन लोगों ने 1947-48 में जब वहां पर गए तो इन लोगों ने वहां जाकर बंगाली सीख ली। अब हुआ यह है कि आजादी के बाद से लेकर 1971 तक ये जो बिहारी मुस्लिम्स हैं, बहुत बड़ी तादाद है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सरकार का समर्थन किया 1971 के पहले। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान भी इन लोगों ने मुक्ति वाहिनी के विरुद्ध लड़ाई की। रजाकार जो थे इनके, उन्होंने मुक्ति वाहिनी के विरुद्ध लड़ाई की। और ये जो बिहारी मुस्लिम थे, इन्होंने पाकिस्तान की जो आर्मी थी बांग्लादेश में, जनरल नियाजी वाली, उनको सपोर्ट किया। तो हो ये रहा है कि अब आजादी के बाद वहां जब सरकारें बनी तो अवामी लीग में, तो अवामी लीग के सपोर्टर्स कौन थे? ऐसे बांग्लादेशी जो कि सैकड़ों साल से बंगाली थे। तो ये लोग ही थे जिन्होंने मुक्ति वाहिनी ज्वाइन की और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब बांग्लादेश में शुरू से ही, जब से बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, वहां दो धड़े हो गए। एक था ओरिजिनल बंगाली जो कि प्योर बंगाली बोलते थे, और दूसरा था बाहर से आए हुए बांग्लादेशी जो कि बंगाली नहीं बोलते थे, यानी बिहारी मुस्लिम, उड़ीसा वगैरह के मुस्लिम। इन लोगों ने बीएनपी बनाई। ये याद रखना पड़ेगा, जमाते इस्लामी के अगर आप मेंबर जाके देखोगे तो ज्यादातर जो हैं वो बिहारी मुस्लिम हैं। ये लोग जो हैं असल बांग्लादेशी नहीं हैं। तो लड़ाई वहां पर है असली बांग्लादेशी और नकली बांग्लादेशियों के बीच में।
तो जो नकली बांग्लादेशी हैं जो कि बिहार से गए थे, ये लोग शेख मुजीबुर रहमान को अपना देश का नायक नहीं मानते। ये लोग मुफ्ती हम्म। वाहिनी को दुश्मन का एजेंट, नकली जो बांग्लादेशी हैं जो बिहार से गए थे, यानी जो बीएनपी के कार्यकर्ता हैं, जमात के कार्यकर्ता बन गए हैं अब, ये लोग मुक्ति वाहिनी को देशद्रोही समझते हैं, सोचते हैं कि मुक्ति वाहिनी ने भारत की फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज को हराया, यानी मुक्ति हम्म। वाहिनी देशद्रोही थे। और हम्म। अब वहां ये चलन चल पड़ा है कि मुक्ति वाहिनी, शेख मुजीबुर रहमान और ये स्वतंत्रता सेनानी ये सब देशद्रोही थे। ऐसा एक माहौल वहां पर चल पड़ा है। जी। ठीक है, लेकिन जो परिस्थितियां बांग्लादेश में इस वक्त सिरोही सर, ऐसे में बड़ा सवाल अब यहां यह भी उठ रहा है कि एक तरफ तो मोहम्मद यूनिस ये कहते हुए नजर आते हैं कि साल 2025 के नवंबर दिसंबर में चुनाव जो है वो कराए जाएंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, लेकिन क्या ये वाकई इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे, और वो भी उन परिस्थितियों में जब बांग्लादेश प्रत्यार्पण की मांग कर रहा है और इंटेंशंस भी क्लियर नजर आ रहे हैं कि अगर शेख हसीना वहां जाती हैं तो उनके साथ क्या होगा, संभवतः वही जो इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हो रहा है। बिल्कुल चंदन जी, आपने बिल्कुल सही इसका एनालिसिस किया है। जो पाकिस्तान में इमरान के बगैर इलेक्शन जीत के जो शहबाज शरीफ की सरकार बनी है, उसी तरीके से शेख हसीना को भारत से लेके आओ, शेख हसीना के ऊपर केस चलाओ, जब तक केस चले तब तक उसको डिबार करो इलेक्शन लड़ने से, पार्टी को खत्म करो और उसके बाद इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराने से क्या होगा? अवामी लीग जो अभी देवनाथ जी बोल रहे थे, जो कि प्रो भारत है, जो ओरिजिनल वहां के जो है बांग्लादेशी हैं, जो बंगाली हिंदू हैं या बंगाली मुसलमान हैं, उन वो जो है उनको वोट देने का मौका ना मिले, और इस तरीके से जो भी सरकार आए वो सरकार वो हो जो कि जमायती और बीएनपी के मिलके और जिसको पाकिस्तान की आईएसआई चलाए, ये वहां पे हाल होने वाला है। जिस तरीके से पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी जो है, चाहे वहां पे डेमोक्रेसी नाम की सिर्फ स्यूडो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, उसी तरह की डेमोक्रेसी बांग्लादेश में भी आएगी, जिसका कमांड एंड कंट्रोल पूरा फौज के पास रहेगा, आईएसआई का रहेगा। बाकी जो है वो लीडर जो होंगे वो ऐसे ही होंगे जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार है। तो ये जो है उनका जो गेम प्लान है वो सारा यही है, क्योंकि अगर शेख हसीना हिंदुस्तान में रहती हैं और इलेक्शन होते हैं, तब भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है शेख हसीना का, कि वो जो है अवामी लीग वहां पे, चाहे शेख हसीना ना हो लेकिन अवामी लीग फिर भी वापस आएगी। तो ये मोहम्मद यूनिस और मोहम्मद यूनिस को चलाने वाले जो उनके गुरु बैठे हैं पाकिस्तान में बैठे हैं, वो इसको नहीं होने देंगे। इसलिए ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन का तो आप सवाल ही पैदा नहीं उठता है कि बांग्लादेश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकते हैं। जब तक शेख हसीना भी उस इलेक्शन में हिस्सा ना ले, तब तक वो नहीं माना जाएगा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। और इसी तरीके से जैसे इमरान खान जेल में है, उसी तरीके से शेख हसीना भी जेल में रहेगी, और वहां पे जो है बीएनपी और बीएनपी के साथ मिलके जमायती वहां पे जो है शासन करेंगे। ठीक है, चंदन। बिल्कुल। और बांग्लादेश में जिस तरीके से कट्टरपंथियों का इन्फ्लुएंस भी बढ़ा है, मिश्रा सर आप जरा समझाइए कि जो परिस्थितियां बांग्लादेश में हैं, जहां अब ये साफ तौर पर नजर आता है कि जो कट्टरपंथी समूह है वो डोमिनेंट फोर्सेस बन चुके हैं, वो डिसाइडिंग फोर्सेस जब बांग्लादेश में बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां, शेख हसीना का प्रत्यार्पण का मांग, उसके लिए डिप्लोमेटिक रास्ता खोल देना, बांग्लादेश की तरफ से डिप्लोमेटिक नोट भेजना, इन सबको पाकिस्तान से कैसे जोड़ के देखा जाए? नहीं, बिल्कुल। मैं बार बार देखिए भारत सरकार को सलाह के रूप में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये डिप्लोमेटिक जो नोट भेजा है ये इनकी बहुत बड़ी चाल है। जो पीस ट्रीटी हुई थी वो पीस टाइम के लिए हुई थी, पीस टाइम खत्म हो गया। किसी ने, हु इज मोहम्मद यूनुस? मोहम्मद यूनुस क्या आप कौन ये कह होता रहे हैं है कि डिक्लेयर पाकिस्तान करने के वाला? इशारे पर भेजा गया है डिप्लोमेटिक नोट? नॉट ओनली पाकिस्तान, ये सारे आइडिया डिफरेंट तरीके के चक्रव्यूह चलने के लिए और साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए। भाई भारत के कितने भगोड़े ब्रिटेन में और कहां कहां अमेरिका में पड़े हुए हैं, क्यों नहीं वो हमें वापस दे देते हैं? जबकि हमारे तो रिलेशनशिप भी पीस टाइम के बहुत अच्छे हैं। ये तो टोटली इलीगल डिमांड है। पाकिस्तान, चाइना और कुछ इसके जो आका है जॉर्ज सोरोस वगैरह, जो खबरों में आती रहती है, उनकी ये सेवा कर रहा है। उनकी बात को अगर नहीं मानेगा तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है।
यहाँ सबसे बड़ा इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक हम लोग गलती क्या कर रहे हैं ना भाई, मोहम्मद यूनुस को हेड ऑफ स्टेट मानना ही नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। मोहम्मद यूनुस को किसने अपॉइंटमेंट किया है सर, आप मेरे को बताओ। क्या यूनेस्को ने किया? क्या किसी ग्लोबल कॉमन बॉडी ने किया है जो कि ऐसे सिचुएशन में एक्ट करती है? पूरी दुनिया में यूनेस्को वगैरह ऐसी बहुत सारी बॉडीज बनी है कि अगर कहीं ऐसी क्राइसिस आती है तो वहां पे चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा। एक आदमी आया, हवाई जहाज से उतरा, अपने आप डिक्लेयर कर दिया कि मैं हेड ऑफ स्टेट हूं। जैसे पाकिस्तान के लिए दुनिया भर के देश बोलते हैं भाई हम बात करें तो किससे करें, प्राइम मिनिस्टर से करें, राष्ट्रपति से करें, कि सेना अध्यक्ष से करें, कि आईएसआई के चीफ से करें। तो बांग्लादेश में अथॉरिटी ही कौन है? नो अथॉरिटी इज देयर। इलेक्शन डिक्लेयर करने और करवाने का जिम्मा वहां पे एक जब गवर्नमेंट थी तो इलेक्शन कमीशन है बांग्लादेश में, वो करती है। यूनुस कौन होता है? यूनुस क्या चुन के आया है किसी इंटरनेशनल बॉडी ने, या दुनिया में जो 200 देश हैं उसमें से 150 देशों ने उसको अपॉइंट किया है? जब उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, इलीगल अपॉइंटमेंट है। और भारत की मीडिया भी गलत कि मोहम्मद यूनुस स्टेट ऑफ हेड, वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक राष्ट्रपति, हम लोग उसको पोजीशन दिए पड़े हैं। उसको कोई पोजीशन मत दीजिए, उसको आतंकवादी बोलिए, भगोड़ा बोलिए, उसको जिहादी बोलिए, जिसने एक लोकतांत्रिक देश के ऊपर कब्जा कर लिया। तो यूनुस से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ही इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज नॉट द अथराइज्ड पर्सन। इस वक्त बांग्लादेश में कोई अथराइज्ड पर्सन है ही नहीं। तो भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश की सेना से आए, चाहे यूनुस की तरफ से कोई लेटर आए, कोई पर्पज ही नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन है ही नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन होती है इंटरनेशनल लेवल के चुनी हुई गवर्नमेंट के साथ, किसी डिक्टेटर के साथ, या कोई आ करके अपने आप डिक्लेयर कर दे। तो भारत बिल्कुल भी बाध्य नहीं है यूनुस की किसी भी बात को मानने या जवाब देने के लिए, बल्कि ट्रेड भी बंद करने। पाकिस्तान का कितना इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं आप इन सब में? 101% उसके पीछे रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर तो फास्ट भी है ना। एक जो सबसे बड़ा सॉलिड बैकग्राउंड है, चाइना एक बार पीछे हट सकता है, अमेरिका ये सब चीज पीछे हट सकते हैं कि जो हो रहा है होने दो, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं पीछे हटेगा। वो तो जख्म है पाकिस्तान का। हाँ, वो जख्म पे वो मरहम लगाने का, उसको घाव को भरने का जो है मौका मिला है। तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पे पाकिस्तान की ही आप मान के चलिए। और वैसे भी जो शक्तियां बांग्लादेश में ये बीएनपी वगैरह जो एक्टिव है, ये तो प्रो पाकिस्तानी है। ठीक है, मैं सुरोही सर को इसी पॉइंट पर चर्चा में शामिल कर लेता हूं। सुरोही सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये इशारा कर रही है कि आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में काफी हद तक बढ़ा है और आईएसआई अब वहां के तमाम जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उन सब में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट बैकडोर से जो है वो दर्शा रहा है। और एक मुफीद मौका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वर्तमान बांग्लादेश के हालात को देखते हुए नजर आ रहा है, जहां वो भारत के खिलाफ एक नए ग्राउंड को खड़ा कर सके, बांग्लादेश से भारत पर हमले करने के लिए, भारत के खिलाफ साजिशों को प्लांट करने के लिए। बिल्कुल चंदन जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। ये पाकिस्तान को एक मौका मिला है 53 साल बाद। 53 साल पहले वही पाकिस्तानी फौज जो ईस्ट पाकिस्तान जब उस टाइम था, 3 मिलियन कहते हैं कि 3 मिलियन बांग्लादेशीज को मार के वो फौज वहां पे जो है आई थी। तो ये, और उसके बाद जब भारत ने वहां पे इंटरवीन किया, अब वो बेशक बांग्लादेशी कह रहे हैं कि ये तो हमारे एलाई थे, लेकिन लड़ाई तो हमने जीती है। ये सबको पता है कि 1971 की लड़ाई, अगर बांग्लादेश की आज़ादी मिली है तो वो किसने दिलाई है, ये पूरी दुनिया को पता है। और भारत सेना का इसमें मैं कह रहा हूँ 90% जो रोल था। अगर मुक्ति बहनें अकेली लड़ती तो कभी जो आज़ादी नहीं ले सकते थे, चाहे 100 साल तक। ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। तो ये जो है 53 साल बाद पाकिस्तान को, जो अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि उसके जो जख्म है वो जख्म भरने का मौका मिला है। और अभी जो कायरो में D8 की जो मीटिंग हुई, समिट हुआ था, उसमें मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों मिले हैं। दोनों ने जो है काफी बातें करी है, जिसकी वजह से काफी रिलैक्सेशन हो गया है। अब तो यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल जो है शाहिद मिर्जा बांग्लादेश जाएंगे और वो वहां पे उनके जो मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे यंग ऑफिसर्स को मोटिवेशन लेक्चर देंगे। तो आप इस चीज का खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आईएसआई कितनी
पिछले 4 महीने में बांग्लादेश के अंदर कितनी घुस चुकी है कि वहां के पाकिस्तान के जनरल, जो कि 53 साल पहले 3 मिलियन लोगों को मार के आए थे, उस देश के जनरल वहां पे मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स में जाके यंग ऑफिसर्स को मोटिवेशन देंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा खेल जो है ये आईएसआई का किया हुआ है। और लेकिन ये बांग्लादेश भी भूल रहा है कि जो 53 साल बाद जो भारत की सेना उसको पाकिस्तान से लिबरेट करा सकती है, वो सेना अगर चाहे तो बांग्लादेश को दोबारा सॉर्ट आउट कर सकती है। ये बांग्लादेश के समझ में नहीं आ रहा। और ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में शेख हसीना को बुला रहे हैं, पाकिस्तान से जो हथियार ले रहे हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान से नेवल ड्रिल करने की भी अमन 2025 जो कराची में होगी उसके लिए भी बांग्लादेश अपनी नेवी भेजेगा। तो ये सारे के सारे जो जैसे भी मिश्रा जी कह रहे थे, ये मोहम्मद यूनिस सरकार वो सब काम कर रही है जिससे भारत को जो है चोट पहुंचे, भारत को जो गुस्सा और है, उसके पीछे किसका हाथ है ये सारी दुनिया को जो है वो समझ आ रहा है। और कैसे जो है वो बांग्लादेश की तरफ से अब कोशिश ये की जा रही है कि जो जहर है वो घोला जाए भारतीयों के लिए, बांग्लादेश के नागरिकों के मन